हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इनवीट। और ऑल्दो जो हमने रीड किया था ऑलमोस्ट उसी से सिमिलर मैं बोल सकता हूँ, और उसी का ही मतलब एक सिबलिंग में बोल सकता हूँ कि ये रीट का ही डिट्टो सेम इनवीट है। जस्ट कुछ प्रोविजंस के अंदर कुछ डेफिनेशंस देखो, कुछ जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी जो रीट में भी थी और जो इनवीट में भी थी वो डिट्टो सेम है। मतलब मैं इंप्लाइड मान के चल रहा हूँ, आईसीएससी ने भी इंप्लाइड माना है कि जो लाइक फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर, डेफिनेशन ऑफ स्पॉन्सर, मैं एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ स्पॉन्सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपीवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल दैट, जो टर्मिनोलॉजी एक्ट का मतलब क्या होगा एंड ऑल दैट आईसीएसआई ने मान के चले हैं कि जो बच्चों ने रीट में पढ़ लिया है उनको याद होगा, और वो इनवीट में भी सेम टर्मिनोलॉजी है। मतलब लाइक लेकिन अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो बेयर एक्ट में सारे टर्म्स दोबारा से रिपीट की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी कहा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी हमारा रीट के इसमें आईसीएसआई ने रिपीटेशन नहीं की है, और मैंने भी आपका बट ऑब्वियस है मैंने रिपीटेशन नहीं की है कंसाइजनेस को फॉलो करते हुए। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज आपका टर्म क्या, इनवीट। तो बेसिकली इसमें आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा इनवीट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, अब रीट का एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑल्दो ये सबको याद है कि 9 चैप्टर्स थे, 34th रेगुलेशन थी, 7 शेड्यूल थे, तो सेम स्ट्रक्चर हमारा डिट्टो इनवीट में है। बैकग्राउंड भी सबको पता होगा, मैं अलग से बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूं। 2008 में कॉन्सेप्ट आया था, 1960 में वहां आया था, देन उसके बाद 2013 में इसको ड्राफ्ट किया गया, देन 2014 में फाइनली इसका बिल पास हुआ, और टैक्स रिजाइम बेसिकली इसको 2014 में पेव द पाथ फॉर द टैक्स रिजाइम कहां मिले, 2014 में। उसी तरीके से सेम डे 26 सितंबर 2014 वाले दिन ही ये नोटिफाई हुआ और इफेक्ट में आया, यानी इनवीट भी। जैसे रीट में हम क्या करते थे, इधर ध्यान दो, जैसे रीट में हम क्या करते थे कि वेट फॉर वेल, जैसे रीट में हम क्या करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से पैसा लेते थे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते थे, कंपनी से पैसा लेते थे, और हम इनको क्या नाम देते थे अल्टीमेटली, यूनिट होल्डर्स। तो हम इन यूनिट होल्डर से पैसा लेते थे एंड देन उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करते थे, रीट में। अब रीट इसके अलावा और पैसा कहां से लेता था, बोरोइंग्स भी करता था। आप सबको याद होगा कि हाँ बोरोइंग्स कितनी अलाउड थी हमारी, मैक्सिमम 49% मैक्सिमम, और 25% से अगर आप अबव जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो बातें थी, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी प्लस यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी एज पर रेगुलेशन 22। ठीक है ना, और 5% से ज्यादा अगर आप खरीदते हो या बोरोइंग्स करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगी। पढ़ा था सब कुछ, ठीक है। तो यही चीज मतलब अभी मैं नहीं आ रहा हूं इनवीट पे, अभी मैं रीट के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक सोर्स ऑफ फंडिंग ये था, प्लस एक आपने सबने नाम सुना था स्पॉन्सर्स। तो इसका जो सोर्स ऑफ फंडिंग था, एक स्पॉन्सर भी इसमें पैसा लगाएंगे, मिनिमम 5-5 करोड़, और मतलब 20 करोड़, या फिर मिनिमम होल्डिंग 5% ईच, और क्यूमुलेटिव होल्डिंग 25%। और अगर हम बात करें और नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए उनकी, 20 करोड़ रुपीस, और सबने मिला के कितना, 100 करोड़ रुपीस उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था रीट में। तो ये सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया इनका कि यहां से रीट के पास पैसा आएगा, और इन सारी चीजों को हम क्या बोल देंगे, रीट एसेट। तो जो भी पैसा रीट के पास स्पॉन्सर से आया है, जो भी पैसा यूनिट होल्डर्स ने दिया है, जो भी पैसा बोरोइंग्स के थ्रू आया है, सबको मिला के हम क्या बोल देंगे, रीट एसेट। सबने पढ़ा था। एंड देन फाइनली रीट क्या करेगी, या तो खुद से, अभी मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं रीट आगे फर्दर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी कहां, होटल्स। ऑल्दो होटल इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको पढ़ाया था, बट स्टिल फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस थी हमारी, लाइक होटल्स और हॉस्पिटल्स, कन्वेंशनल सेंटर्स, एंड देन एसईजेड वाले एरियाज, पार्क्स। तो वो कुछ वो एरियाज जो अलग से एक्सेप्शन थी, लाइक होटल्स, हॉस्पिटल्स, या किसी ऑफिस में, बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स। बेसिकली मैं बोल सकता हूं इन कट थ्रू आउट, इन शॉर्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना, ये हमारा किसका काम था, रीट का। तो ये हमारा देन उसके बाद उसमें से क्या है, अगर हमने उसको सेल कर दिया तो प्राइस एप्रिशिएशन, बट सेल इन जनरल इसका मेन मोटिव सेल्स के थ्रू रिवेन्यू अर्न करना नहीं था। क्या रिवेन्यू था, सेल का मतलब क्या, प्राइस अप या डाउन होगा तब, और सेल कब करेंगे, आफ्टर 3 ईयर।
तो आफ्टर 3 ईयर सेल करेंगे, देन उसके बाद भी वो सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था। पहली कंडीशन ये थी अगर वो उसको री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 1 साल में तो वो करेंगे, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। एंड देन अगर वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं देन 90% आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डन ना। इसी तरीके से अगर इसको हम रेंट पे देते थे, लीज पे देते थे, ये प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ओन्ड भी हो सकती थी, यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती थी। डन ना। रिटेल मॉल्स एंड ऑल दैट, इन सब में पैसा लगाना और इनको जो रेंटल इनकम, जो लीज से जो इनकम आएगी, तो उसको जो हमने रेंट इसके बदले में आया, इस इनकम को हम फर्दर क्या करते थे, इन यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जनरली कितना, इन शॉर्ट अगर मैं कम शब्दों में लमसम बोलूं तो 90%। बट एक केस ऐसा भी आएगा जहां 100% करते थे, बट वो आया था जब मैंने आपको पढ़ाई थी रेगुलेशन नंबर 22, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 90% भी देंगे, जब 100% भी देंगे, जब होल्डको ने एसपीवी पे पैसा लगाया था और एसपीवी की जो डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो एज इट इज एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ में इनवीट को हमें देनी है, यानी 100% हमें इनवीट को, सॉरी रीट को देनी है। डन ना। तो वो इस तरीके से हमने कुछ पढ़ा था और वो एज इट इज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब इसी चीज में अगर हम आते हैं, होप सो सबको ये बात क्लियर हो गया होगा, इसका बेसिक सारा का सारा। इसी चीज को अगर मैं इनवीट में बात करूं तो यहां भी पैसा कहां से आएगा, कंपनीज से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और इंडिविजुअल से। बट एक चीज मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा रीट के अंदर, यहां ओनली एंड ओनली जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो कैसे करोगे, ओनली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियल, यानी आईपीओ के थ्रू। देन फर्दर अगर हम सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैसे होगा, सब्सिक्वेंट इशू, फॉलो नो फॉर हो सकता है, राइट इशू हो सकता है, बोनस इशू हो सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्यूआईबी, प्राइवेट प्लेसमेंट, वट एवर द केस में भी कोई भी। लेकिन ऑलवेज एंड ऑलवेज जो फर्स्ट पैसा उठाएगी, कितने दिन में उठाना था, 3 साल में, जब से वो बनी है उसके 3 इयर्स के अंदर अंदर इशू ले आना है। इन केस अगर वो इशू नहीं लेके आती है तो 1 साल के एक्सटेंशन और उसे मिल सकते हैं, फिर भी अगर वो इशू नहीं लेके आती तो उसको अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। तो पहला पैसा कैसे आता था, इनिशियल ऑफर के थ्रू, और वो कैसे होगा हमारा इनिशियल ऑफर, उसके बाद उसका मैंडेटरी लिस्ट करवाना जरूरी है। तो क्या मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं रीट की यूनिट मैंडेटरी लिस्ट होती थी। तो ये हमारा एक छोटा सा एक ओवरव्यू, एक ओवरकैप किसके बारे में हमने पढ़ लिया है, एक रीट के बारे में क्लियर कर लिया है। कुछ रेगुलेशन को रिवाइज करें रीट से रिलेटेड, लाइक अगर मैं रीट से रिलेटेड रेगुलेशंस की बात करूं, रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 2, सब रेगुलेशन नंबर 1 तो इज द डेफिनेशन पोर्शन। रेगुलेशन नंबर 3 बेसिकली बोलती थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी, उसको एप्लीकेंट कौन होगा, एप्लीकेशन टू सेबी यानी बोर्ड, और किस फॉर्म में जानी थी एप्लीकेशन, फॉर्म ए के अंदर जाएगी। ठीक है, इसके साथ में फीस जाएगी 1 लाख रुपीज, जो कि क्या होगी, नॉन रिफंडेबल फीस होगी। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद अगर इनके सैबी को लगता है कि वो ठीक है और उसके ऊपर उसको सैबी अपना इंटीमेट कर देता है कि यस, प्लस फिर उसके बाद हम करेंगे रेगुलेशन नंबर 4, वो क्या बोलती थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कब आप एलिजिबल हो गए एप्लीकेशन लगाने के, तो उसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की थी कि जो हम अपना एप्लीकेशन देंगे उसमें आइडेंटिफाइड करेंगे स्पॉन्सर का नाम, आइडेंटिफाइड करेंगे ट्रस्टी का नाम, आइडेंटिफाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर का नाम, तो क्लियरली आइडेंटिफाइड करेंगे उसको। प्लस इसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए थे इन तीनों के, किस किस के, स्पॉन्सर के और ट्रस्टी के, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए थे। लाइक नेटवर्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, 20 करोड़, मिनिमम 5% क्यूमुलेटिव 25%, अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद 15% तक आप ला सकते हो। ट्रस्टी के केस में बोला था जस्ट एक ही है, रजिस्टर्ड वो होगा, रजिस्टर होगा कहां, सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। प्लस में वो क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी स्पॉन्सर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर के साथ रिलेटेड नहीं, या उसके अंदर वो क्या नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, तो इसके लिए बोला गया था 4 कंडीशन। कंपनी एलएलपी है, तो अगर कंपनी है तो 10 करोड़ उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, अगर एलएलपी है तो नेट टेंजिबल एसेट 10 करोड़ होनी चाहिए। 2 की पर्सनल होंगे, दोनों के पास इंडिविजुअली 5-5 साल एक्सपीरियंस होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर को 5 साल एक्सपीरियंस होगा, और किस फील्ड में, वो हमने बताया था डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट या
एडवाइजरी सर्विसेज, फंड मैनेजर सर्विसेज, और वन मोर, और आई गेस एडवाइजरी सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, लीव एंड ऑल, मतलब जो भी था इसके अंदर एक और हमने इसमें की थी। तो देन एक और इसके अंदर हमने किया था। देन उसके बाद हमने बताया था कि ये सारे अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप एलिजिबल हो गए तो रेगुलेशन, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थी 5, 6 एंड 7, हम ऑफर डॉक्यूमेंट, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना, प्लस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, प्लस अब फाइनल, अब सेबी अपने डायरेक्शन देगा कि यस अब आप रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे कर दो। तो यहां रजिस्ट्रेशन फीस जाती थी 10 लाख रुपीज, नॉन रिफंडेबल फीस जाएगी। देन फाइनली सेबी आपको क्या कर देगा, असाइन कर देगा। देन उसके बाद हम इसमें 7A नई आई थी, डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर। ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बट स्टिल अभी न्यू इंसर्शन है। कब, 16th ऑफ जून 2020 वाले दिन लॉकडाउन में न्यू इंसर्शन थी। माइट भी आईसीएसआई इसको क्या कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे अपने बुक के अंदर, तो ठीक है, डी क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग, देन अगर आता है तो मैं अमेंडमेंट लेक्चर में इसको करके डाल दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, रेगुलेशन नंबर 8 इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वेट फॉर अ व्हाइल। यस, 8 to बेसिकली 9, हाँ 9 to अगर हम बात करें 13, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर थी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, इन सब की, ट्रस्टी, वैल्यूअर, ऑडिटर, इन सब की इनकी ड्यूटीज। और जो मेन थी जिसके लिए मैं अब आपको इतनी मेहनत की है यहां तक लेके आने की, 14 रेगुलेशन, वो क्या बोलती थी, इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। ध्यान से, इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर आप ये क्यों इसमें बता रहे हो इस चैप्टर में कि हमने सारा पीछे मेहनत कर ली, क्योंकि ये सेम रेगुलेशन नंबर एज इट इज कहां है हमारे इनवीट के अंदर भी, तो वो थोड़ा सा रिवीजन होना जरूरी है कि इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स होंगी, और कहां होगी, इनवीट में भी सेम है, रीट में भी सेम है। देन 15, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे। एंड देन 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैं 15 सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑल्दो रेगुलेशन नंबर 16 क्या थी, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ रीट। तो हमने सबने पढ़ा था कि कितने दिन में लिस्टिंग हो जाने चाहिए, 12 डेज के अंदर अंदर, जब से हमने वो क्या कहते हैं, क्लोज हो गया हमारा इनिशियल ऑफर वगैरह। देन रेगुलेशन नंबर 17 सबने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, डीलिस्टिंग, ठीक है ना। डीलिस्टिंग कैसे होगा हमारा, कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, सेबी चाहता है, स्टॉक एक्सचेंज चाहता है, यूनिट होल्डर्स चाहते हैं। डिट्टो सेम रेगुलेशन हमारी इनवीट के अंदर भी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, रीट है, इनवीट है, डिट्टो सेम रेगुलेशन है। रेगुलेशन नंबर 18 हमने पढ़ लिया था, क्या, इन्वेस्टमेंट कंडीशन। तो मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट कंडीशन, एक मोटा मोटी ऊपर ऊपर से रेगुलेशन का नाम मैंने इसमें डाल दिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी डाल दो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम हमारी कहां आएगी, के अंदर। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया सर, रेगुलेशन नंबर 19, 20, 21 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, रिलेटेड पार्टी, वैल्यूअर्स, ऑडिटर्स, उनके बारे में। एंड देन डायरेक्टली रेगुलेशन नंबर 22, और वो क्या बोलती थी, राइट्स एंड मीटिंग ऑफ द यूनिट। अब हमने किया था ना हर जगह की यूनिट होल्डर्स की मीटिंग करवा लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे, वो यहां बताएगा यूनिट होल्डर्स के राइट क्या क्या है, वो सारी चीज यहां बताई गई थी हमारी। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, रेगुलेशन नंबर 23 हमारे रीट में थी बट इनवीट में सिलेबस में नहीं है। रीट में क्या बोलती थी रेगुलेशन नंबर 23, डिस्क्लोजर्स। हमने वहां पढ़े भी थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, जो देनी जरूरी है किसको, बोर्ड को, वो हम देंगे। एंड देन ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। प्लस में अगर कोई भी हमने ऐसी कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्विजिशन कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं 5% या उससे ज्यादा इन रीट की एसेट्स जितनी वैल्यू है उसका, या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, बोरोइंग 5% से ज्यादा कर रहे हैं, या फिर अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग की डिटेल्स आई हैं वो चेंज हुई हैं, अप्रूवल्स लेना था किसी भी केस में, कोई भी लीगल एक्शन चला हुआ है, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन चला हुआ है, तो अगर ऐसी कुछ भी है तो उन केसेस में हम जनरली क्या करते थे, डिस्क्लोजर्स देंगे। रिपोर्टिंग एंड ऑल ये सारा इसमें था।
एंड देन लास्ट इज रेगुलेशन नंबर 32, लाइबिलिटी फॉर एक्शन इन केस ऑफ, ठीक है, यही हमारा इसका पार्ट था। और एक लास्ट में हमने कुछ किया था, न्यू नोटिफिकेशन आई थी स्ट्रेटेजिक, ऑल्दो यहां हमारे मॉड्यूल ने नहीं डाला स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का पूरा क्राइटेरिया कि कितने दिन तक ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, बट एक जगह आपको देखने को मिलेगा, एक टॉपिक आएगा गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ इनवीट यूनिट्स, तो वहां इसको थोड़ा सा एंकर इन्वेस्टर के अंदर ही यहां थोड़ा सा आपको टच देखने के लिए मिलेगा इनवीट में, बट वहां अलग से कॉन्सेप्ट था। हाँ, रीट में तो ये अलग से कॉन्सेप्ट था, बट अगर मैं इनवीट के लिए बात करूं तो ये आपको कहां मिलेगा, एंकर इन्वेस्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी जैसे कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, वो एंकर इन्वेस्टर लगाता है, उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को भी इसमें मान लिया जाएगा, और एंकर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का 60% हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के लिए रख सकते हैं। तो ये आपको देखने के लिए थोड़ा सा मिल सकता है। तो ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू पता लग गया, रीट के बारे में पूरा रिवीजन हो गया थोड़ा थोड़ा हमारा, एंड देन फाइनली अगर हम बात करें रीट के बारे, इनवीट के बारे में भी एक बेस हमारा बन गया। तो अभी मैं दोबारा से आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। ये देखो, जैसे वहां हमने 3 कैटेगरी से पैसा लिया था, बॉडी कॉर्पोरेट से, कंपनी से, इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से, उसी तरीके से यहां से पैसा लेंगे। बट यहां इन्वेट करेगा क्या, यहां इन्वेट उस पैसे को कहां नहीं लगाएगा, रियल एस्टेट में नहीं लगाएगा, अलग से कहां लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन 7 अक्टूबर 2013 वाले दिन सेबी ने नोटिफाई की थी, ऑल्दो पर चांस वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मोटा मोटी अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, डैम और रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, तो इन तरीके ऐसी जगह पैसा लगाना, सोलर पैनल, विंड मिल्स वगैरह, तो यहां पैसा लगाना, इसको हमने क्या बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जिससे हमारी कंट्री का, अच्छा मेन चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, किस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं, तो इनवीट उस पैसे को लगा सकता है, और उसके बदले में सेम वही कंसेप्ट है, हमें रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। और एक बात याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन सबको पता है, ये बनके ऐसे तो नहीं कि रात को बनाना स्टार्ट किया और सुबह ये बनके रेडी हो गया, नहीं, इसको बनने में ईयर्स लगते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स जनरली ये प्रोजेक्ट हमारे बनने में लगते हैं। तो इस चीज में ना थोड़ा सा एक डीमेरिट्स क्या थी कि इससे हमारा स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्स नहीं आएगा, तो उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आपने जो इनिशियल फंड्स है वो आप बोरिंग्स करके उठा लो, और इसी चीज को माइंड में रखते हुए लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है 22 अप्रैल 2019 वाले दिन ये, और एक मेजर अमेंडमेंट आई थी 30 नवंबर 2016 वाले दिन। 2 अमेंडमेंट मेजर आई है जिन्होंने ड्रेस्टिक चेंज किया था, 30 नवंबर 2016 और 22 अप्रैल 2019, इन्होंने ड्रेस्टिक चेंज कर दिया इनवीट के अंदर। क्योंकि हुआ क्या, आज तक मैक्सिमम देखो इनवीट बन चुके हैं 14, आप लोगों की बुक में अभी होंगी 13, और कुछ बच्चों के पास जिसके पास लेटेस्ट बुक अभी जाएंगे उनके पास होंगे अभी 14। आज तक टिल डेट, मतलब अगर मैं बात करूं मार्च फैब 2020-21 तक, आज तक इंडिया में मैक्सिमम 14 इनवीट आज तक बन के सामने आई है। 13 थी, 4 फैब वाले दिन 2021 वाले दिन अभी रिसेंटली वो क्या हुआ है, एक इनवीट और बनी है, ठीक है, श्रिम इनवीट, बेसिकली वो एक न्यू बनी है। और मैं बता दूं, पहले जैसे यहां हमने देखा था अभी 49% ही हम क्या करते थे, 49% की एक अपर कैप थी, बट इनवीट के केस में ये अपर कैप चेंज हो गई, कितनी हो चुकी है, 70%, एक स्लैब बन गया है अप टू 25%, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर 25% से ज्यादा, लेकिन 49% तक आपको क्या करना है सर, यहां हमारा भाई आएगा क्रेडिट रेटिंग करनी थी, प्लस में हमें क्या करना होगा, यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेनी होगी। सेम ऑर्डिनरी अप्रूवल है, नंबर ऑफ वोट कास्ट इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन इज मोर देन द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। एंड देन ये हमारा क्या बोला है, 49% से अगर आप हो जाओगे, लेकिन अप टू कहां तक जा रहे हैं, 70% तक, तो हमारा एक स्पेशल केस आएगा, न्यू इंसर्शन है, इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। ऑल्दो रेगुलेशन नंबर 20 डील करते बोरिंग्स को, वही रीट में करते और वही इनवीट में करते, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने इसको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा भी कि 49 से 70 में जाने के लिए क्या चेंज आया है। यहां क्रेडिट रेटिंग जरूर लेनी है, बट वो क्रेडिट रेटिंग AAA सिक्योरिटीज की होनी चाहिए, सबने पढ़ा था इकरा केयर सिक्योरिटी लोगे पेपर के अंदर, तो AAA सिक्योरिटीज की होनी चाहिए वो। स्पेशल यहां इस वाले केस में 75% यूनिट होल्डर्स बाय वैल्यू, यहां नंबर नहीं है वैल्यू, उनसे अप्रूवल लेनी होगी। एंड देन
कुछ 2-3 कंडीशन और है इसमें कि जो पैसा आएगा ना, वो जो पैसा है, एक्सेस पैसा है, जो भी पैसा टोटल आया है, उस पैसे को ओनली एक्वायर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही लगाना है इन इंडिया। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, डायरेक्टली लगाना है, इनडायरेक्टली नहीं लगाना किसको, इनवीट को। एंड देन एक कंडीशन और है आई गेस, जब वो आएगी तो हम इसको देख लेंगे। एक तो डायरेक्टली लगाना है और ठीक है वो देख लेंगे, मतलब इसको। और चीज क्या है कि 3 इयर्स तक होल्ड कर रहा हूं, आई गेस एक कंडीशन और होगी। तो ये कंडीशन हमारी हैं अब, लेकिन यहां क्या है 70% तक होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहां भी ऐसे कॉन्सेप्ट है सेम, एसपीवी में लगाना है, होल्ड को बना दो। अच्छा होल्ड को भी पहले सिलेबस में नहीं थी, मतलब आईसीएससी ने तो ऑल दो कमेंट कर दिया है, बट होल्ड को 2016 से पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। जो मैं बता रहा हूं ड्रास्टिक चेंज आया था 30 नवंबर 2016 वाले दिन होल्ड को इंट्रोड्यूस किया। अब बेरेक्ट में अगर आप देखोगे तो हर जगह ना आपको ये बेरेक्ट, जहां भी होल्ड को की बात आएगी वहां हर जगह ब्रैकेट बनी होगी। ये देखो होल्ड को आया 82 नंबर हो गया अमेंडमेंट नंबर, और होल्ड को ब्रैकेट में है। वो ब्रैकेट 82 कहां है, ये देखो अमेंडमेंट कब इंसर्ट हुई, 30 नवंबर। उससे पहले होल्ड को प्रोविजन ही नहीं था इनवीट के अंदर, या तो वो क्या होता था इनवीट डायरेक्टली लगाती थी या एसपीवी के थ्रू लगाती थी, बट फिर उसको होल्ड को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया, 30 नवंबर। बस ये 2 डेट याद रख लो, आपकी मेजर अमेंडमेंट इसी में कवर हो जाएंगी। 30 नवंबर वाले दिन ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया बेरेक्ट। तो मैं सारी चीज बेरेक्ट से वेरीफाई करता हूं टिल डेट, जिस दिन मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं उस दिन तक मैंने हर एक इंडिविजुअल डेट को मैच करके और आपके नोट्स में अमेंडमेंट की है। तो आ जाता हूं मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वापस, आ जाओ इधर। तो यहां एक चीज तो क्या अमेंडमेंट है, क्या चेंज है रीट से, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। 70% तक बोरिंग ले सकते हो, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट हां जब आप रेगुलेशन 22 करोगे तो आपको वहां देखने के लिए मिलेगा एक रेगुलेशन 22 सब रेगुलेशन 5B। तो रेगुलेशन 22 5B, वहां इनके लिए ना स्पेशल अप्रूवल बताई गई है ऐसे टाइप की बोरिंग्स के लिए। फिर वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये टाइप की बोरिंग्स कहां है, और उससे पहले 4 ई पता नहीं डी है, उसके अंदर आपको बताई गई अप टू 49% वाली की अप्रूवल, ऑर्डिनरी वाली। तो वहां फिर आपको मेरी आज ये कहने वाली बात याद आएगी आने वाली 3rd-4th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इतना समझ में आया बोरिंग्स वाला। दूसरा क्या समझ में आया, होल्डको का कंसेप्ट पहले नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। बट इसमें और चीज क्या जो डिफरेंस है वहां से, मेन चीज जो है इसमें क्या है, वहां से हमने बात की थी ओनली पहला जो इश्यू होगा वो इनिशियल ऑफर के थ्रू होगा। यहां पहला जो इश्यू होगा या तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफर, अच्छा दूसरी बात यहां वर्ड लिखा गया है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वहां वर्ड क्या यूज किया गया था, इनिशियल ऑफर। ऑल्दो जब हमारे रीट का भी आईपीओ आया था, मैंने आपको लेटेस्ट बताया ब्रोकफील्ड, हर जगह आईपीओ वर्ड ही हमने भी यूज किया था और सेबी ने भी यूज किया था। बट एज पर लॉ अगर मैं बात करूं तो यहां पब्लिक वर्ड है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू या तो, या फिर दूसरा क्या है, आप प्राइवेटली प्लेस्ड कर सकते हो। बात आ रही है समझ में, प्राइवेटली प्लेस्ड भी कर सकते हो या फिर आईपीओ। लेकिन वहां क्या था, पहला इनिशियल ऑफर होगा, उसके बाद आप प्राइवेट प्लेस कर लो, कुछ भी कर लो, मैंडेटरी लिस्टिंग होगी, बट उसके बाद। लेकिन यहां क्या, और या तो आप आईपीओ से आ जाओ या आप प्राइवेट प्लेसमेंट से। बात आ रही है समझ में। अच्छा सर अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, क्या सर मैंडेटरी लिस्टिंग होगा, क्या रेगुलेशन नंबर 16 जो रीट की है वो इनवीट की है, क्या मैंडेटरी लिस्टिंग वाला प्रोविजन जो रीट में था क्या वो यहां लगेगा, हां। कब तक, लेकिन 22 अप्रैल 2019 से पहले तक। उसके बाद क्या बोल दिया सेबी ने, नहीं नहीं अब हम नहीं मानने वाले हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, चैप्टर नंबर 6A 26, रेगुलेशन नंबर 26A to F, एक नई रेगुलेशन को ऐड किया। और उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अब हम क्या नहीं कर सकते, अब हमारे को ऑप्शन मिल गया आप अनलिस्टेड प्राइवेटली प्लेस्ड रीट को भी, इनवीट को भी इशू कर सकते हो। ये देख लो इधर पेज नंबर 67 था जब मैंने इसको पढ़ा। ये देखो पेज नंबर 66 और 67 में इसका प्रोविजन है। चैप्टर नंबर 6 से कब इंट्रोड्यूस हुआ, 22 अप्रैल 2019। क्या बोला गया, चैप्टर 6 से। और चैप्टर 6 से क्या बोलता है अपने नाम में, फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेटली प्लेसमेंट, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, ऑफ यूनिट्स ऑफ इनवीट्स विच आर नॉट लिस्टेड। दैट मींस इंडिया में अब उसने बता दिया और क्या क्या प्रोविजन जो प्राइवेटली प्लेस्ड पे लगेंगे वो सारे प्रोविजन इस पे लगेंगे, एक्सेप्ट ये कुछ प्रोविजन, ये लिस्ट बताई गई है, इनको छोड़ के।
तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाते हैं। तो यहां क्या है, प्राइवेटली प्लेस्ड क्या हो सकते हैं, 2 एरो लगा सकते हैं, ये लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड क्यों होगा, आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल 2019 अमेंडमेंट और चैप्टर 6A जो इंट्रोड्यूस किया, रेगुलेशन 26 कैपिटल A टू कैपिटल F तक प्रोविजन हमारे डील करते हैं अनलिस्टेड किसको, इनवीट प्राइवेटली प्लेस्ड यूनिट्स को। समझ में आ रही है बात पूरी। अब मैं बोल सकता हूं कि मैंडेटरी लिस्टिंग का प्रोविजन था, अब नहीं है, बट पब्लिक इश्यू वाले के लिए मैंडेटरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट वाले के लिए कौन सा, अगर हम चाहते हैं एलिजिबल हैं तो आप करवाओ, अगर नहीं है तो चैप्टर 6 के अंदर एडवांटेज ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन वगैरह, इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इन्होंने ये प्रोविजन को लेके आए। ठीक है, इतना पिक्चर क्लियर हो रही है, बोरिंग्स वाला क्लियर हुआ, लिस्टिंग वाला क्लियर हुआ। देन इसमें ना एक आपको एक फर्दर देखो, इस चैप्टर का अगर मैं एक ओवरव्यू बताऊं आपको, इतना समझ में आ गया कि चलेगा कैसे प्रोविजन। सेम रीट इनवीट और एसपी भी वही 50% या उससे ज्यादा लगाओगे तो एसपी भी बन जाएगी, उसी तरीके से होल्ड को बन जाएगी उसी। बट यहां एक चीज आपको देखने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगी, यहां आपको प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक अभी मैं दिखाता हूं कैसे चलता था। अब इनवीट का कैसे चलेगा, सबसे पहले कौन पिक्चर में आएगा, इधर ध्यान दो। उम्मीद है सबको अब तक का बेसिक पूरा क्लियर हुआ होगा इनवीट का, रीट में और इनवीट में पूरा अच्छे से डिफरेंस समझ में आया अभी तक। अभी मैं आगे बढ़ता हूं स्टेप बाय स्टेप। अब तक तो था एक बेसिक, अभी तक हमने सीखी है बस 2 बातें, बोरिंग्स ज्यादा अप टू 70% तक हो सकती है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, यहां मैंडेटरी लिस्टिंग कोई जरूरत नहीं है, अगर हम प्राइवेटली प्लेस्ड कर रहे हैं तो ऑप्शन हमें दे दिया गया है, इतना समझा हमने। ऑल्दो और भी डिफरेंस है, काफी सारे डिफरेंस है यहाँ, जैसे यहाँ प्रोविजन एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह का भी प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, न्यू इंसर्शन है। बट एक न्यू इंसर्शन थर्ड मैंने क्या बताया आपको, प्रोजेक्ट मैनेजर। देखो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, स्पॉन्सर आया। यहां एक प्रोविजन और आपको मैं फोर्थ प्रोविजन बता देता हूं, चलो हाँ फोर्थ ही प्रोविजन में इसके बाद बोल के चलूंगा। वहां हमने मिनिमम स्पॉन्सर की, अभी मैंने रीट में कितना बताया था, कितना करना पड़ेगा, 25% सबको मिलके, ठीक है ना, सबको मिलके 25%। यहां अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले ना मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर हो सकते थे, वो भी सेबी ने डिलीट किया 30 नवंबर 2000। पहले यहां मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर हो सकते थे इनवीट में, लेकिन अब सेबी ने वो हटा दिया। ठीक है, तो स्पॉन्सर पैसा कितना लगाएंगे, मिनिमम स्पॉन्सर की होल्डिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पॉन्सर को कितना करना है, प्लीज एनी गेस, एनी आइडिया। 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स। तो 15% ऑफ द टोटल यूनिट्स वहां कितना था, अच्छा पहले ही 25 था, लेकिन इसको काट के 30 नवंबर 2016 वाले दिन इसको काट के कितना कर दिया। रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ह्यूज अमाउंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पब्लिक का ज्यादा पैसा, मतलब इतना स्पॉन्सर एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, तो इनवीट को बढ़ावा देने के लिए कि इनवीट ज्यादा से ज्यादा है, स्पॉन्सर उसको ज्यादा से ज्यादा बनाए, तो इतना ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता था, उसका 15% अगर स्पॉन्सर नहीं एलिजिबल होते थे उसको लगाने के लिए। तो इसलिए 3 मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया भी हटाया कि ज्यादा से ज्यादा इनवीट बने इंडिया में, और दूसरा क्या हटाया हमारा इसका। ऑल्दो देखो प्लीज मेरी बात को नेगेटिव मत होना, कभी आप लोग बोलो कि सर आप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव हो रहे हैं। इंडिया में आज तक 2 ही इनवीट के इशू आए हैं, 2017 में आए थे, उसके बाद ना तो आए और ना मुझे लगता आ सकते। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि इनवीट का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जितना भी लग रहा है, जितने भी यूनिट्स की वैल्यू थी, लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर यूनिट अगर असाइन अलॉट की थी, तो वो वैल्यू आज के दिन 89 रुपीज 79 रुपीज ऐसी मार्केट में है अगर आप उसको ट्रेड करने के लिए जाओगे। यूनिट होल्डर्स को टोटली लॉस हुआ है जब से उन्होंने लगाया था। कभी फ्री टाइम हुआ तो मैं इसकी प्योरली एक वीडियो बना के दोनों इनवीट, जो भी हमने दोनों एक इनवीट थी, अब तक 2 इनवीट का है और टोटल 14 इनवीट है इंडिया में। ये देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूं ना, अप टू 25% तक नो क्रेडिट रेटिंग नो अप्रूवल, 25% से ज्यादा 49% तक क्रेडिट रेटिंग प्लस ऑर्डिनरी अप्रूवल, मतलब नंबर ऑफ वोट, और अगर 49% से ज्यादा तो ए अप्रूवल फ्रॉम 75% यूनिट होल्डर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट, हाँ एक कंडीशन और थी ना, फोर्थ कंडीशन क्या थी इसकी, जब आप 6 साल तक कॉन्टिन्यूस ट्रैक रिकॉर्ड आपका डिविडेंड देने का है, रेगुलरली 90% आपने अगर लगातार 6 साल तक दिए हैं, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप क्या कर सकते हो, 70% तक ले सकते हो। एक 6 ईयर तक है ना, कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो। एक और चीज आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान, वहां हमने क्या बताया था, रीट में कितना साल में 2 बार,
यहां भी साल में 2 बार, बट प्राइवेटली प्लेस्ड वाले के लिए वेदर वो लिस्टेड है या वो अनलिस्टेड है, उनके लिए कितना, साल में एक मैंडेटरी है। तो ये भी कहां लिखा है सर, हमें तो नहीं याद होएगा, लिख दिया ना, ये रहा, अभी आएगा, इसमें नहीं होगा आई गेस, फिट फॉर अवे, आई गेस मैंने डाला था चार्ट में, ये देखो एक मैंने ये इसमें ये सिंप्लीफाई कर देगी, जो रेगुलेशन नंबर 22 हम पढ़ेंगे कि कितनी कौन कौन से मैटर्स में वोट हमारी यूनिक होंगे और कौन कौन से में ऑर्डिनरी चलेगी। अभी मैं क्या चीज दिखाने के लिए बोल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली, और यहां क्या है, ठीक है, ये लिस्टेड अनलिस्टेड आफ्टर अमेंडमेंट ही इफेक्ट में। अभी मैं आपको दिखा रहा था कितनी इंडिया में, आज तक 2 का ही आया है टिल डेट। तो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट 100 रुपए, वही वाला मैंने एग्जांपल उठा के वही लिया था, और आईआरबी इनवीट फंड्स, इसने तो बिल्कुल ही मतलब 69 रुपीज समथिंग रह गया, ये एटलीस्ट 100 वाला तो 89 कुछ है, 79 कुछ है, ये बिल्कुल इतना कम था। तो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, और दोनों 2017 में आए थे, देखो 98 टू इतना चला था, और कुछ है चेंजेस हैं रीट इनवीट में, जैसे जैसे प्रोविजंस आते जाएंगे मैं आपको कंपेयर करता जाऊंगा। तो फिलहाल हम आते हैं अपने वाले प्रोविजन पे जहां थे, तो यहां स्पॉन्सर कितना पैसा लगाएगा, 15%, वहां कितना था 25%, यहां 15% लगाएगा। ठीक है, हाँ। यहां मिनिमम जितना है उसके लिए कितना लॉक इन है, 3 इयर्स, लेकिन जो इससे अबव लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, उसके लिए कितना लॉक इन है, 1 ईयर, और एक्सेस सब्सक्रिप्शन। बात आ रही समझ में, ये जो 15% वाला क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ 15% वाला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, और पब्लिक इशू रीट के लिए भी, और प्राइवेटली प्लेस्ड। यहां जो एलोकेशन किया गया है ना, वो क्या गया 75%, तो आप किसको दोगे, इंस्टीट्यूशनल, यहां डेफिनेशन दी गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रेट में नहीं दी थी सर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा शांति आएगी। 25% हमें किसका देना होगा, पब्लिक, अगर हम पब्लिक इशू, ठीक है। तो इतना समझ में आया, स्पॉन्सर बनाएंगे इसको, देन उसके बाद स्पॉन्सर किसको पॉइंट करेगा, ट्रस्टी को, पॉइंट नंबर, एरो लगा दिया मैंने इसको यहां, ट्रस्टी को, ट्रस्टी वो सेम है, रजिस्टर्ड होना चाहिए डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस के अंदर, प्लस में वो क्या होना चाहिए अपना इंडिपेंडेंट होगा। देन ट्रस्टी क्या करेगा, क्या करेगा, जो भी इनवीट की यूनिट्स हैं, यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए उन यूनिट्स को होल्ड करेगा, तो एज अ बेनिफिशियरी का, एज अ किसका काम करेगा, एज अ ट्रस्टी काम करेगा, बेनिफिट के यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के, यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट में होल्ड करेगा यूनिट। एंड देन उसके बाद कौन, ये दोनों मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, थर्ड पॉइंट आ गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इसका काम क्या होगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर का, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और एसपीवी को मैनेज करना, होल्डको को मैनेज करना, उन सबको मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, ये काम किसका है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का। प्लस अगर कोई भी प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसके प्रोजेक्ट की कितनी हद तक मेंटेनेंस हो गई है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो गई है, कितनी अप्रूवल स्टेटस है, तो उन सारी चीजों को भी चेक करना किसका काम है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर के वर्क को ओवरसी करना। अब बात आ रही है उसके बाद सर पिक्चर, अब फिर कौन अपॉइंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, किससे कंसल्ट करके, जनरल ट्रस्टी से कंसल्ट करके इसको अपॉइंट करेंगे। फोर्थ, ये पार्टी न्यू है, मैं बोल सकता हूं ये फोर्थ नया एडिशन है रीट के कंपैरिजन में, और फिफ्थ वाले में ऊपर स्पॉन्सर का बता चुका हूं। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब ये हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट होगा, सेपरेट फॉर ईच प्रोजेक्ट। इतनी बात आ रही समझ में, हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट होगा। अब ये क्या कर सकते हैं सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें, या इनवीट इन्वेस्टमेंट करेगी किसमें, एसपीवी। अब इसको तो हटाई देते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इनवीट इन्वेस्टमेंट करेगी एसपीवी में, एसपीवी नंबर 1 बनाई। अब और इनवीट किसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एसपीवी नंबर 2, या तो डायरेक्ट करेगी या फिर यहां क्या कर सकती है, होल्ड को।
ठीक है ना। तो ये होल्ड को पहले नहीं था, बाद में आया, इसमें करेगी इन्वेस्टमेंट। और इन प्रोजेक्ट को कौन केयरटेक करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान देगा। अब हर प्रोजेक्ट का ऑल दो सेपरेट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर नंबर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर नंबर, इतना समझ में आ रहा है सबको? अब यही चीज कुछ मैंने ऊपर से मैंने यहां पे साइड में इसके सेलेंट पॉइंट्स में डाल दिया है, ऑल दो सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। स्पॉन्सर का काम क्या होगा? सेट्स अप, इनवाइट करेगा और अपॉइंट करेगा ट्रस्टी को। मिनिमम पोस्ट इशू होल्डिंग, यहां देखो पहले 25 थी, मैंने इंटेंशनली लिखा इसको 15 कि आपको रिटेन हो जाए। विद इन 3 इयर्स लॉक इन रहेगा, एक्सेस के लिए 1 ईयर रहे। डन ना? पक्का? अब कुछ मेरे को बोलेंगे सर ये पीडीएफ, ये पीपीटी हमें दे देना, मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं इसको, तो इसको प्लीज पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसको जिसको भी नोट डाउन करना है शॉर्ट नोट्स में। ट्रस्टी, अब ट्रस्टी कौन होगा? अगर हम ट्रस्टी, सेम सेपरेट एंटिटी होगी, किससे? स्पॉन्सर से, और होल्ड करेगी इनवीट्स एसेट इन द नेम ऑफ द इनवीट। किसके नाम से? इनवीट के एसेट है, बट किसके नाम से होल्ड करेगी? इनवीट के नाम से होल्ड करेगी। एंश्योर क्या? टाइमली पेमेंट कर दी है डिविडेंड की और अदर कंप्लायंसेस किसने? इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने कर दिए हैं। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर का क्या काम होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां जाए उनको ध्यान देगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा, ओवरसी करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर के वर्क को। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या मैनेजमेंट। अंडरटेक ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एग्जांपल टोलिंग ऑपरेशंस, टोल वगैरह, टोल प्लाजा वगैरह बन रहे हैं, तो कोई हमने रोड बना के दिया है तो प्रॉपरली टोल टैक्स वहां से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। मेंटेनेंस ऑफ रोड्स वगैरह प्रॉपरली उसके बाद हो रहे कि नहीं हो रहे, किसका काम है? प्रोजेक्ट मैनेजर का काम, क्योंकि हमारा पैसा वहां लगा है कंपनी का। इतना आता रही है समझ में? इतना सबको क्लियर होगा कि कुछ मैंने पॉइंट बताया, यहाँ पब्लिक इशू भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस भी हो सकता है। यहाँ हमारा क्या, बोरिंग 70% तक जा सकती है, स्पेशल क्राइटेरिया है। यहाँ लिस्टिंग हमारा ऑप्शनल है, यहां स्पॉन्सर 15% करेंगे, यहां प्रोजेक्ट मैनेजर भी पिक्चर में आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? रीड से इसमें ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सेबी इनवीट रेगुलेशन 2014 टू बी सेट्स अप एट ट्रस्ट, अगर नॉट कंपनी, नॉट एलएलपी, टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सही बात है, सबको पता है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, को पता है। ये सेम है, वहां पे भी हमने पढ़ा था 80-20 रूल्स, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां मैं, यहां इधर ध्यान दो। अगर इनवीट ने 2 तरीके से पैसा उठाया है, अगर इनवीट ने पैसा उठाया है पब्लिक इशू के, नहीं यूनिट होल्डर से, दूसरा प्राइवेटली प्लेसमेंट। अगर उन्होंने पब्लिक इशू के थ्रू पैसा उठाया है, मैं पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बताता हूं, अगर उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठाया तो कहां पैसा लगाना है? यहां ना कुछ डेफिनेशन डिफरेंट आएगी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वहां मैं अभी नहीं लेके जा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कहां पैसा लगाना है हमें? वर्ड याद रखना, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है? मैं ही बताऊंगा, इसको थोड़ा सा रिटेन करना होगा, बस थोड़ी देर तक के लिए इसको अपने माइंड में रखना होगा, एटलीस्ट आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होने वाले हैं, तो गुदगुदी होगी पेट में, उससे आगे बढ़ना, जिसको समझ में आए समझना। ऑल्दो न्यू, जिन बच्चों के पास, ऑल्दो मैंने फ्लक्चुएशन किया बस आगे पीछे, बस उसको ध्यान रखना। अदरवाइज टॉपिक मतलब बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। दोनों चैप्टर सिमिलर है, रीट और इनविट। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी बच्चा इन चैप्टर्स को जिस अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग को देख रहा है, या जो भी क्लास वाले हैं, या जो भी मतलब लेटेस्ट देखते जा रहे हैं मेरे, जो भी मैं अपलोड करता हूं डेली बेसिस पे, जैसे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं दोनों चैप्टर्स का एक कंबाइंड टेस्ट बना के, और मैं आप लोगों के इसमें सॉफ्टवेयर में तो नहीं लगाऊंगा, अनलॉक, मैं बेसिकली एक मोबाइल ऐप जनरली लॉन्च करने वाला हूं अभी विद इन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर, और एक लर्नर्स गाइड बाय CS अंकुश बंसल ऐप होगी, वो एंड्रॉइड ऐप। देन उसके अंदर मैं उस क्वेश्चन पेपर को डाल दूंगा और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा, जो भी टाइम पीरियड मैं असाइन करूंगा उसके अंदर, लाइक 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, जो भी मैं लेटेस्ट टेस्ट बनाऊंगा। एंड देन उसके बाद आपको अपना असाइनमेंट, अपना टेस्ट वो उसके अंदर सबमिट करना होगा, एंड देन उसके बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस आपको उसमें मिल जाएगी। थोड़ा सा डिले जरूर होगा चेक करने, बट आपको उसकी परफॉर्मेंस उसमें आपको मिल जाएगी कि हाँ, और फ्यूचर तक के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा उसमें आपका, कि इस टेस्ट में सर हमारे इतने मार्क्स आए थे, और आप उसकी स्कैन्ड कॉपी उसमें करोगे तो वो भी उसमें अपलोडेड रहेगी आपके पास रिकॉर्ड में, और हमने ऐसा परफॉर्म किया था और लास्ट में आते आते हमारी इतनी अच्छा हो गया है।
ठीक है ना। तो इतना सबको समझ में आ रहा है। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है सर, इसका मतलब बता दो, प्लीज बता दो। बस मैं फॉर द टाइमिंग इतना बता सकता हूं, ये 3 कैटेगरी के, अगर हमें एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो 2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट होंगे, या तो पीपीपी प्रोजेक्ट है या फिर वो हमारे नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट। सर ये क्या पीपीपी पे चल रहा है? बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका नॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब सर हमें तो इसका ही नहीं मतलब पता है। अब मैं वही बोल रहा हूं, अभी मैं एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे पीपीपी प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा। अगर मैंने पीपीपी प्रोजेक्ट बताना आया तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बातें बतानी पड़ेंगी कि पीपीपी प्रोजेक्ट तो मैं बता दूंगा आपको क्या है, कब हम मानेंगे कि वो एक पीपीपी प्रोजेक्ट हमारा एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा आपको कि वो हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर सर दूसरे में हम क्या मानेंगे, सर वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होना चाहिए ड्यू टू पॉइंट बी। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है, ऑल्दो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है ड्यू टू पॉइंट बी वाला। फिर आप बोलोगे सर थर्ड कैटेगरी क्या है, प्री सीओडी प्रोजेक्ट। सर कैश ऑन डिलीवरी, अमेजोन पे सेलिंग करें, नहीं, इसका मतलब होगा क्या होगा हमारा बेसिकली, प्री सीओडी प्रोजेक्ट का बेसिकली हमारा मतलब क्या होगा, कमर्शियल ऑपरेशन डेट। अभी वो हमारी कमर्शियल ऑपरेशन डेट। अब हमें इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे 3 बातें होंगी, एक कॉन्सेप्ट होगा कमर्शियल ऑपरेशन डेट का, एक कॉन्सेप्ट होगा अप्रूवल का, एक कॉन्सेप्ट हमारा होगा इसके अंदर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 साल का। फिर ये प्री सीओडी इसका मतलब होगा। तो मैं सारी नेटवर्किंग बताऊंगा, आज मैं नहीं बता रहा हूं, फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वैसे मैंने आपको ना ना कहते कहते भी पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बता के दे दिया, और वो स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा किसमें, आगे समझने में, डेफिनेशन। अब सर आप बोल रहे हो इतनी सारी बातें बता दी, हम तो इसमें से कंक्लूड कर दो, आ जाओ भूल जाओ ये हमने कुछ किया था या वापिस। इनवीट ने 2 तरीके से पैसा उठाया, मैंने बताया आपको, या तो पब्लिक इश्यू के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अगर सर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठाया, हम उस पैसे का 80% कहां लगाएंगे, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। सर जो 20% अनयूज्ड, टर्म यूज की गई है अनयूज्ड, जो अनयूज्ड रह जाएगा उसका हम क्या करेंगे, उसका आंसर भी हमें मिलेगा। और उसका आंसर हमें कहां मिलेगा, बेसिकली रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर, आई गेस रेगुलेशन नंबर 18 सब रेगुलेशन 5 क्लोज बी, रेगुलेशन नंबर 18 सब रेगुलेशन 5 क्लोज बी, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस उसके अंदर आपको इसका आंसर जाने के बाद मिल जाएगा। और वो 20% हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे, 20 में से भी 10% तो वहां लगा देंगे, रिमेनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर, म्यूचुअल फंड जो एक लिक्विडेटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगा देंगे। यहां टीडीआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप बोलोगे सर 20% रूल में टीडीआर और हमारे एफएसआई वाले प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, नहीं, वो हमारे रीट के अंदर आएंगे, वो नहीं होगा। यहां एक चीज और ध्यान रखना, यहां अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यहां ध्यान से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी आएगी, वहां जैसे रीट में 75% जो कंपनी अर्न कर रही थी, लेकिन यहां 80% इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसका पैसा आ रहा है। डेट सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, जहां हमारा बेसिकली किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लग रहा है। तो उन कुछ आएगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा हूं, बस बता रहा हूं समझने के लिए। जब आपको देखो जैसे ये सामने ना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो 80% तो कहां लगा दिया हमने, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है, और रिमेनिंग 20% कहां लगा दिया हमने, उसका भी। ऑल्दो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा इस वाले में अगर हम प्राइवेटली प्लेसमेंट है तो नहीं लगाएंगे, इफ प्राइवेटली प्लेस्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले का नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने गलती बोलते बोलते फ्लो में हो गई। पब्लिक इशू है, पहले मैं बताता हूं, सुनो दोबारा से। अगर हमने पैसा उठाया था पब्लिक इशू से, तो वो पैसा हमें कहां लगाना है, कंप्लीटेड रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बताया ना मैंने आपको, कंप्लीटेड, यानी पीपीपी प्रोजेक्ट में जैसे जो भी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट होंगे, सर 80% पैसा हम उसमें लगा देंगे। जो मैंने इसमें डाला है वो मैंने ओनली फॉर पब्लिक इशू वाले होल्डिंग के लिए डाला है। जो भी पैसा इनवीट ने पब्लिक इशू से उठाया है, तो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। सर बैलेंस जो 20% है अनयूज्ड है, वो कहां लगाना है, अदर सिक्योरिटीज में। अब वो अदर क्या होगा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वहां भी कितना, मैक्सिमम 10%, या तो डायरेक्टली या फिर थ्रू एसपीवी। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हम पैसा लगा रहे हैं, हमने बोला ना आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहां भी एसपीवी आएगा, होल्ड को आएगा, या फिर हम डायरेक्टली लगा दे पैसा। ध्यान से, रीट में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां एक 7th 8th पॉइंट नया एडिशन में आपको बता रहा हूं, जो भी हमारे सीक्वेंस में चल रहा है।
अगर हमें पैसा लगाना है नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट में तो कौन लगा सकता है, या तो इनवीट डायरेक्ट, या होल्डको, या एसपीवी। बट अगर वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है ट्रिपल पी यानी पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो पैसा कौन, ओनली एंड ओनली थ्रू होल्डको या एसपीवी लगेगा। क्योंकि सर हम परफेक्ट नहीं है, हमें परफेक्शन के लिए एक स्पेशल व्हीकल का यूज करना पड़ेगा। क्या बोल दिया मैंने, अगर वो पैसा हमने लगाना है पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर तो वो पैसा हमारा कहां लगेगा सर, ओनली होल्डको या एसपीवी के थ्रू लगेगा। बट अगर वो पैसा नॉन पीपीपी में लगाना है तो कोई भी लगा ले, मैं खुद भी लगा सकता हूं, आप लोग भी मिलकर लगा सकते हो। यहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये पैसा अगर प्राइवेटली प्लेसमेंट के थ्रू उठाया तो अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं लगेगा, लेकिन कहां लगेगा, 80% लगेगा एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। बैलेंस जो 20% है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं लगेगा, बट यहां लगेगा। ये सबके लिए है, ये बोथ के लिए है। और पहले वाला क्या है, ओनली पब्लिक इशू वाले के लिए, ठीक है ना, ये बोथ के लिए है। और दूसरा क्या, लिस्टेड या अनलिस्टेड, डेट सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। फिर स्टॉक ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, मैंने पहले बता दिया था, जो जनरेट कर रही है एटलीस्ट, ये क्या वर्ड है, 80, वहां क्या था 75, इनकम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, मनी मार्केट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दोबारा से, अगर हमने पैसा उठाया पब्लिक इशू के थ्रू तो वो पैसा हमारा कहां जाएगा, 80% उसका मैक्सिमम, मिनिमम 80%, एटलीस्ट वर्ड लिखा है 80% हमें कहां लगाना है, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट। सर वो क्या होता है अभी मैं नहीं बताऊंगा। कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा, ये रीट की तरह सर, जैसे रीट में आपने बताया था ऐसा प्रोजेक्ट जहां ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो। यहां बिल्कुल अलग है, 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसने अपना सीओडी अचीव कर लिया हो, कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव कर लिया हो, जो उसके प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो, प्लस उसने सारी अप्रूवल्स, रिक्वेस्ट अप्रूवल्स और सर्टिफिकेट ले लिए हैं कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, प्लस थर्ड क्या बोल रहा हूं मैं आपको लास्ट, उसने जो भी पिछले 1 साल से ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट है, उसके पास डिविडेंड नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट है रेवेन्यू का, तो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि सर अगर पब्लिक इशू से पैसा उठाया है तो उसका 80% कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम एलिजिबल प्रोजेक्ट पढ़ेंगे वहां हमने बोला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसको भी हम ले लेंगे। दैट मीन रिस्क है ना, क्या पता कब का कब बनेगा और कब हम यूनिट होल्डर्स को पैसा देंगे। बट प्राइवेटली प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बॉडी कॉर्पोरेट पैसा लगाएंगे सारा का सारा। अब वो पर्सन तो इनके अपने ही होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके पैसे के लिए रिस्क हम ले सकते हैं। सेबी ने बहुत सोच समझ के इसके लिए वर्ड यूज किया, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड। अब रिमेनिंग से 20% है, उसके लिए आईसीएसआई ने, मतलब सेबी ने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि हाँ, बस ये बोल दिया कि जैसे पब्लिक इशू वाला लगेगा, रेगुलेशन 18 सबरेशन 5 क्लोज बी का 2 to 5 पॉइंट तक लगा दो, 2 to 6 पॉइंट तक लगा दो, बट ए पॉइंट तक मत लगाओ। अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने बोला नहीं, हम एआई इनका ना प्राइवेटली प्लेसमेंट वालों का पैसा किसी भी तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाना। क्यों, अरे बेवकूफो, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन कवर नहीं होगा क्या, पीपीपी वाले प्रोजेक्ट में? तो उसके अंदर अगर पीपीपी है तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अगर नॉन पीपीपी है तो वैसे ही ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल लेनी होती है उसमें। जब मैं बढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा, तो ऑलरेडी जब यहां कवर हो चुका है तो यहां दोबारा 20% में क्यों आप कवर कर रहे हो? दैट मींस अंडर कंस्ट्रक्शन की तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी यहां, तो ध्यान से थोड़ा सा। फिर अगर पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं तो रिमेनिंग आप कहां लगाओगे, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लगा दो 10%, लेकिन मैक्सिमम जो 10% रह गया वो यहां लगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा मेरे 80-20 रूल्स। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां इजी था, यहां वहां इजी है, बट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। एक बार टेक्निकल चीज दिमाग में आ जाती है ना तो वो जल्दी से जाती नहीं है, इजी चीज आती है तो उतनी जल्दी जाती है, बट टेक्निकल चीज जितनी मुश्किल से आती है उतनी मुश्किल से जाती है, तो ध्यान रखना इस बात को। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, पक्का पक्का। अब हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हो सकता है इन इंडिया, और थ्रू एसपीवी या फिर यहां पे होल्डको। मैं आप लोगों को याद दिलवाने के लिए यहां पे बार बार स्पेस छोड़ा है कि यह एसपीवी और होल्डको भी हो सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट अगर हम पीपीपी प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं, जो मैंने अभी बात बोली थी, वो थ्रू एसपीवी या होल्डको। बात आ रही है ना समझ में, इंप्लाइड है जहां एसपीवी वहां होल्डको कर सकता है, तो वो होल्डको के थ्रू एसपीवी के थ्रू ही होगा। अभी बताया था ना आपको, अगर पीपीपी प्रोजेक्ट है तो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की प्रोजेक्ट है, हमारी कमांड नहीं होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा बाइफरकेट। सबको समझ में आया, पक्का पक्का? मैं बोल सकता हूं चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकलिटीज कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर की, अब बस एक रीडिंग पोर्शन और थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज रह जाएंगी चैप्टर के। तो सबको समझ में आया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए चैप्टर हमारा जन्म लिया। चैप्टर 6 से ने क्यों जन्म लिया, और ज्यादा पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनवीट
बेसिकली पब्लिक इशू वालों के लिए ना थोड़ी सी एक नेगेटिविटी फैल चुकी थी, तो कुछ अपना पैसा लगाएं उसको और प्रमोट करने के लिए पैसा मोदी गवर्नमेंट ने अच्छे अमेंडमेंट की, और मैं बोल सकता हूं एक पॉजिटिव एक्ट ये उभर के सामने आने वाला है आप लोगों के। इन्वेस्टमेंट इन अदर इनवीट और लैंडिंग नॉट परमिटेड। किसी दूसरी इनवीट में ना तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना ही उनको लोन दे सकते हो, लेकिन लोन दे सकते हैं किसको? होल्डको को और एसपीवी, यानी उनकी डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं। लोन देने का मतलब उनकी में लगा सकते हैं या किसी बाहर वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पे लोन नहीं देना। मैक्सिमम डेट अलाउड कितनी थी? 49, लेकिन अब कितनी हो चुकी है? 9। उम्मीद है तभी मैंने अमेंडमेंट अलग से हाईलाइट करने के लिए इसके लिए आपके लिए छोड़ा है बार बार कि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए वो चीज। अदरवाइज यहां 70 लिख देते तो आप गौर नहीं करते। ऑल्दो मैं तो बोल रहा हूं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, अप टू 25, कोई बात नहीं, 25 से ज्यादा, 25 या उससे ज्यादा, और अप टू 25 से ज्यादा और 49 तक बात होगी क्रेडिट रेटिंग प्लस वो, और 49 से अबव बात होगी बहुत बहुत हाई लेवल की बात, ठीक है ना। लेकिन अप टू बातें हो, रेगुलेशन 20 बेसिकली डील करता है बोरिंग्स को, पर चांस मुझे अच्छा नहीं लगता आईसीएसआई का ये चीज, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब सीरियसली मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, जो टेक्निकल है वही उठा के हटा दो। हाँ, आईसीएसआई ने तो अभी तक ये अमेंडमेंट भी नहीं डाली है ना, आईसीएसआई ने तो 70% वाला क्राइटेरिया भी नहीं डाला है। आईसीएसआई ने तो अभी तक अनलिस्टेड प्रोविजंस डाला ही नहीं अपने सिलेबस के अंदर। मैं तो आपको ये बता रहा हूं खुद से बेरेक्ट से पढ़ के कि चलो आपके काम आ जाएगा। आईसीएसआई ने तो पिछले साल वाले कोई भी अमेंडमेंट्स को अपडेट नहीं किया है इसके अंदर, बट मैं स्टिल फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मतलब इन सारी अमेंडमेंट्स को आपके सामने लेके आया हूं इसमें, ठीक है। अब डिविडेंड कितना देना है मैंने आपको बताया ना, 90। यहां सेम है, डिविडेंड वाला सेम है जैसे वहां हमने पढ़ा था, होल्ड को एक हाथ से ले रहा है एक हाथ से दे रहा है तो 100 का 100 दे देगा। खुद से अगर उसने ऑन इट्स ओन अगर कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है उसका 90% देगा। इनवीट ने जिसमें लगाता है उसका 90%, तो ये अलग चलेगा, सेम है, मतलब सॉरी सेम चलेगा। एटलीस्ट 90% ऑफ द सेल प्रोसीड, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और उसको फर्दर री इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, तो 1 साल तक अगर वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो 90%, सेम है वहां की तरह, सेम रेगुलेशन नंबर 22 की तरह, उसके 18 की तरह, 22 की तरह सॉरी, नहीं 18 की तरह। डिस्ट्रीब्यूशन एवरी 6 मंथ, यहां पे क्या होगा, लेकिन 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 और पब्लिक इशू इनवीट और प्राइवेटली प्लेस्ड। अब बच्चा बोलेगा कि सर यहां लिस्टेड या अनलिस्टेड, बोथ। मैं पहले लिख देता हूं बोथ, उनके लिए एनुअली, ठीक है ना। डन। पब्लिक ऑफर सेम, क्या बताया था, कम से कम इनवीट की एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़, ऑफर साइज कितना, 250 करोड़, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना, 50,000, नहीं ये सेम, मिनिमम पब्लिक फ्लोट सेम 25%, ऑफर साइज सेम, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात पे आके डेल्टा लगा लो, मतलब चेंज। इसका मतलब कितना होगा यहां सर, 10 लाख। नाउ इंटेंशनली ये लिखा गया कि आपको रिटेन हो, ये भी हमारे 2019 में अमेंडमेंट आई थी, 22 अप्रैल 2019 के अंदर इसको घटा के, ये बढ़ाया क्यों नहीं? तेजी, वैसे तो मार्केट में इतनी तेजी आ रही है और यहां इतना मंदा आ रहा है, ऐसा क्यों? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और आप इसकी अपॉर्चुनिटी लो, और लोगों के मन में जो एक बोला गया था, एक इनवीट को लाने के पीछे पर्पस था कि चंक्स ऑफ मनी, छोटे छोटे स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा जोड़ो और उसको एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में प्रमोट हो, पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया, स्कूल में पैसा लगाओ, और उसके बाद क्या होगा हमारा, और देन उसके बाद उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा जोड़ के, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भी यूं ही लेके आए थे इंडिया में कि सर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप डायरेक्टली पैसा अपनी सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक प्रोफेशनलिस्ट है इन चीजों को लेके, वो आपके सारे पैसे को जोड़ के एक प्रोफेशनल वे में और डिफरेंट डिफरेंट जगह उस पैसे को क्या कर देंगे, बेसिकली बाइफरगेट कर देंगे, जिससे कि आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जगह आप पैसा लगाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा। इक्विटी एक रिस्क की सिक्योरिटीज मानी जाती है, आपको कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगा देंगे, कुछ पैसा फ्लक्चुएटिंग रिस्क वाले में लगा देंगे, तो रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करके चलेंगे म्यूचुअल फंड में। वही चीज हमने क्या की इनवीट में, बट वो कॉन्सेप्ट काफी हद तक मैं बोल सकता हूं फेल हुआ। अब मोदी गवर्नमेंट ने, और मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, निर्मला सीतारमन ने काफी हद तक कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करें और आगे बढ़ाएं।
इसलिए इसको 1 लाख कर दिया। और भी अमेंडमेंट आई है सर, वहां हमने पढ़ा था कि मिनिमम अगर हम पब्लिक इशू करें तो मिनिमम होल्डर्स, मिनिमम पब्लिक होल्ड कितने होने चाहिए, मिनिमम यूनिट होल्डर, सॉरी 200। सर यहां एक जीरो भूल गए आप लगाना, है तो 200, एक जीरो भूल गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 20 ही यहां अपर कैप है 20 की। सर मिनिमम मैक्सिमम नोट एप्लीकेबल, लिमिट ही नहीं है कोई, मैक्सिमम कितना भी आ जाए, पैसा है कितना भी आए। ट्रेडिंग लोट सर वहां कितनी पड़ी थी हमने, 100 यूनिट्स, उतना ही लिख दो ना, अभी गलत क्यों कर रहे हो, अमेंडमेंट आई और इसको कितना कर दिया 100। सर ये तो आपने बता दी पब्लिक ऑफर में, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में कर रहे हैं तो अभी फिलहाल रुक जाओ, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स इतना। सर अगर हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, अगर हम कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, दिख रहा है समटाइम ना रेड कलर के पेन में दिक्कत होती है दिखने में, ब्लैक में। अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर रहे हैं तो सेम, पहले वाली सेम क्या है, 500 करोड़ वाली कंडीशन सेम, 25% वाली कंडीशन, पब्लिक फ्लोट वाली कोई रिक्वायरमेंट, हाँ ठीक है सेम। मैंने उसके बाद मिनिमम ऑफर साइज कितना होगा, यहां भी ना ठीक है 250 करोड़ होगा मिनिमम, ये डिफरेंट आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, अब 1 लाख तो गया पब्लिक में, यहां थोड़ा सा अचंभे वाला होगा 1 करोड़, क्योंकि यहां पैसा कौन लगाएगा, ओनली इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने में क्यूआईबीज, फैमिली ट्रस्ट और सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसीज जो आरबीआई पे रजिस्टर्ड हैं, या फिर जो इंटरमीडियरी जो सेबी पे रजिस्टर्ड है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उन सबको तो बोलेंगे बड़े बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बॉडी कॉर्पोरेट ओनली, यही लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को लेके हम इसमें काट देंगे, यहां सारा का सारा पैसा कौन लगाएंगे, तो यहां कितना लगाएंगे सर 1 करोड़, अभी तो सोच, अभी तो सुन के नहीं होगी एक बात, अगर ये इन्वीट अपना 80% कहां लगाती है, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट में, अगर ये इन्वीट अपना पैसा 80% वहां लगाती है तो ये अमाउंट बढ़ के 25 करोड़। तो मिनिमम एक सब्सक्राइबर को 1 करोड़ तो लगाना है, अगर वो क्या करती है 80% वो इन्वीट अपना पैसा कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट में लगा देती है, यहां बात हो रही है प्राइवेट प्लेसमेंट वाले की, तो उसको बढ़ के कितना 25 करोड़। सर ट्रेडिंग लोड कितनी होगी, ये तो इतनी होगी 100 यूनिट, नहीं इतना कोई भेदभाव नहीं, 1 करोड़ जितना हमने इनिशियली लगाया उतना ही हम आगे सेल कर रहे हैं, दोबारा से कर सकते। बट सर ये भी 25 करोड़ ही जाएगा, अगर अपना 80% कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटेड में लगा रही है, तो नो सर ये हम 25 करोड़ इस वाले केस में नहीं होगा, नाउ इट्स 2 करोड़, ये बस डबल होगा। बात आ रही है ना समझ में, ओह उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। सर अनलिस्टेड वाले के लिए भी सेम चलेगा, सेम चलने वाला है। तो ये पिक्चर क्लियर हुई, मैं बोल सकता हूँ चैप्टर आपके लिए लड्डू रह गया, आप खड़े होकर जा सकते हो, मतलब चैप्टर कंप्लीट, ये छोड़ देना, मतलब जिसको क्लिक करने हैं फॉर द टाइमिंग क्लिक कर लो और पढ़ते रहना, मतलब गुड्स एंड स्टेबल इनकम के लिए, और ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है, दिस चैप्टर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब तक मैंने जितनी मेहनत की है वो क्या स्ट्रक्चर है वो सामने हमारे आ गया है। इससे ज्यादा मैं इतना ही बोलूंगा कि इससे ज्यादा जब मैं डेफिनेशन पोर्शन में जाऊंगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी फिलहाल के लिए ये और एक दो बस कितने नंबर ऑफ इनवीट्स हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इनवीट का क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली, स्पॉन्सर, काम क्या होगा, सेटलर कॉन्ट्रीब्यूट एसेट्स, सेटलर एक तरह सेटल करेगा सारा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एसेट्स को, रिटेन करेगा मिनिमम होल्डिंग कितनी, देन उसके बाद कौन है, इन्वेस्टर्स, लिस्टेड या अनलिस्टेड यूनिट्स में पैसा लगाएंगे, अनलिस्टेड कब, अभी ड्यू टू चैप्टर 6 से, बार बार बोलते रहोगे तभी याद होएगा, ड्यू टू चैप्टर रेगुलेशन 26 कैपिटल A2 26। फिर कौन पिक्चर में,
ट्रस्टी। ट्रस्टी होल्ड करेगा इनविट एसेट्स को इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशियरी। मैनेजमेंट एग्रीमेंट करेगा किसके साथ? इन्वेस्टमेंट मैनेजर के साथ। ये क्या होगी? एक ट्रस्ट। फिर कौन अपॉइंट? ये इसके बाद थर्ड कौन है? बोल दो ये दोनों मिलकर करेंगे वैसे तो, इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजर। अब ये किसी वैल्यूअर को भी अपॉइंट कर सकता है, हमने सब पढ़ा था, वही सेम कंपनी वाला सेक्शन 247 वाला वैल्यूअर। देन फिर ये किसको अपॉइंट करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर को, इसके ट्रस्ट। ये क्या करेगा? ओएन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, नो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या मैनेजमेंट ऑफ इनवीट एसेट। अब इनवीट एसेट्स या तो आप डायरेक्टली एसपीवी के थ्रू लगाओगे, या फिर देखो इसको ना यहां बीच में पता नहीं समझ में, या तो डायरेक्टली इनवीट लगा लेगी पहला वे, या होल्डको के थ्रू लगा लेगी दूसरा वे, या एसपीवी के थ्रू लगा लेगी। देखो ये ऐसे कैसे रहने देते हैं, पहला, दूसरा, होल्ड को, तीसरा डायरेक्टली, बता रही समझ में? हो सकता है ना, सेम है। चलिए आगे बढ़े। एसपी वही सेम 50%, ये उससे एसपीवी में कौन लगाएगा? चलो, जो मैंने स्पॉन्सर की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए थे, अब वन बाय वन इसी टर्म्स को उठा लेंगे। स्पॉन्सर क्या होगा इसका? नेटवर्थ अगर कंपनी है तो, नेट टेंजिबल एसेट अगर वो, सर वहां हमने कितना पढ़ा था स्पॉन्सर का? 20 करोड़ रीट का, लेकिन यहां कितना है? इंडिविजुअली बात हो रही है, ईच स्पॉन्सर। क्या बोल दिया मैंने? ईच स्पॉन्सर कितना? 100 करोड़ या उससे ज्यादा। सर 20 करोड़ क्या था फिर? वो रेट में था। यहां कितना है? ठीक है ना, तो ये मैं स्पॉन्सर के साथ कवर करना भूल गया था इस वाले पॉइंट को, यहां मैं बता रहा हूं। वहां कितना था? 20 करोड़। यहां कितना है? 100 करोड़। ट्रैक रिकॉर्ड सेम है, लेकिन यहां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है या फंड मैनेजमेंट में है? यहां एडवाइजरी सर्विस वगैरह नहीं है, तो कितना? बोल दो वहां भी नहीं था एडवाइजरी सर्विसेज, तो वो उसके लिए था, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए। 5 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस। मिनिमम होल्डिंग कितनी है सर यहाँ? 15%। वहां कितनी थी? 20। पोस्ट ऑफर डिलीशन बेसिस, मतलब पोस्ट ऑफर बेसिस पे। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 इयर्स। और बैलेंस के लिए कितना है? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं, बच्चों को क्लिक करने में दिक्कत आएगी और कोई बैक जाए करेगा नहीं, लिखे हुए को क्लिक कर लेगा बैक। ठीक है। ट्रस्टी, सेकंड पिक्चर में ट्रस्टी आया था, रजिस्टर्ड विद डिबेंचर ट्रस्टी और नो एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाओ। इसमें क्या थी? नेटवर्थ सेम है, 10 करोड़ वाली पहला सेम। ट्रैक रिकॉर्ड, यहां एक पॉइंट ध्यान देने वाला होगा। ट्रैक रिकॉर्ड किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फंड मैनेजमेंट में और एडवाइजरी सर्विसेज। एक पॉइंट और था वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और तीसरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें जो प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में थर्ड था, तो मतलब, लेकिन अब इसमें क्या है? बस ये 3 ही है, मतलब फोर्थ उसमें था। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज इतना खास है भी नहीं कोई दिक्कत। 5% या उससे ज्यादा इसको इन्वेस्टमेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन 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 ये वाला पॉइंट ध्यान देने लायक है, कंबाइंड एक्सपीरियंस ये नहीं था वहां। या तो ये हो या फिर और वर्ड है बीच में, एंड नहीं है, कोमा का मतलब और, अगर साथ में चला तो कोमा का मतलब और लो में भी वैसे अगर मैं बता दूं तो और ही लिखा है। या फिर या तो इंडिविजुअली हो उनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर कंबाइंड एक्सपीरियंस 30 साल या उससे ज्यादा। किसका? डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का, एम्प्लॉइज का। अगर वो स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या है, बेसिकली कंपनी है, तो जो भी उसके सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं उन सबका मिला के 30 साल से ज्यादा हो। अगर वो एलएलपी है तो पार्टनर्स का मिला के 30 साल से ज्यादा हो। जो उनमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनको भी मिला लिया, यहां थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी और प्रमोट करने के लिए। एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, पार्टनर को, उनको सबको मिला लो।
अगर कंपनी है डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉई, अगर एलएलपी है तो पार्टनर प्लस एम्प्लॉई, उनको मिला लो, और अगर उनका जॉइंटली 30 साल से ज्यादा हुआ तो काम चल। लेकिन यहां ना एक भी है, बट सच पर्सन्स शुड हैव 5 year और मोर एक्सपीरियंस, किसमें, इन, रह गया टाइपिंग में, पर्टिकुलर सब, लाइक फॉर एग्जांपल हमने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो है एक्सपीरियंस, पावर प्रोजेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको इंडिविजुअल, जो आप इंडिविजुअली अगर आप हो, तो उन इंडिविजुअल्स को 5 साल से ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस वालों को ही काउंट करेंगे उस रेलेवेंट सब सेक्टर को अगर देखना है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बोर्ड 50% या उससे ज्यादा क्या होना चाहिए हमारे, इंडिपेंडेंट एंड ऑल, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे गवर्निंग बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या नहीं होंगे, एक किसी दूसरी रीट के अंदर क्या नहीं करेंगे, दूसरी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अंदर क्या नहीं करेंगे, डायरेक्टर या मैनेजर नहीं हो, वो सेम इनवीट वाला रीट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं तो इंप्लाइड है। सर ये कंबाइंड वाला पॉइंट हमें ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, या तो डायरेक्टर या फिर उसके एम्प्लॉइज मिला लो, या तो पार्टनर अगर एलएलपी है तो और उसके एम्प्लॉइज मिला लो, कंबाइंड 30 साल से ज्यादा है तो काम चल जाएगा। लेकिन जो भी उसके एम्प्लॉइज होंगे बेसिकली, या फिर जो भी उसके पार्टनर्स होंगे, या फिर जो भी उसके डायरेक्टर्स होंगे, वो उन्हीं को काउंट किया जाएगा इस कंबाइंड को चेक करने के लिए। मेन मतलब जो हमने बोला ना टू, अच्छा यहां ना एक वर्ड हो रहा है, टू की पर्सनल होना चाहिए, वो वाला पॉइंट कट गया इसमें बीच में टाइपिंग में, टू की पर्सनल होने चाहिए, उन टू की पर्सनल और एक एम्प्लॉय, सेम जैसे रीट में था, टू की पर्सनल होना चाहिए, और यहां एक एडिशन है, एक एम्प्लॉय होना चाहिए कम से कम। देखो यहां पे मैं कुछ एडिशन करता हूं, ये सेम है, टू की पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है, प्लस 1 एम्प्लॉय होना चाहिए कम से कम इसके पास, और जिसको क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब सेक्टर का 5 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। समझ में आ रही है बात? तो की पर्सनल होना चाहिए और एक एम्प्लॉय हो ऐसा होना चाहिए जिसको उस सब सेक्टर के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस। ये वाला पॉइंट ना मैं फर्दर जब डिटेल में आएगा तो मैं वहां से भी कवर कर दूंगा, फिलहाल के लिए मोटा मोटी तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर सेम फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए एज पर सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन। सर ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट के नाम लिख दिए, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स, मैंने वर्ड यूज किया था ना सब सेक्टर, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, मुझे भी पता था क्लियर नहीं होगा, तो भी मैंने सब सेक्टर्स का नाम लिख दिया। डिफाइंड बाय रेगुलेशन, इसके अंदर बताया गया कौन कौन से, जैसे वाटर एंड सैनिटेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में सब सेक्टर, तो ये कम्युनिकेशन, सोशली, तो ये 5 सब सेक्टर्स जनरली वहां बताए गए हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह सब उसमें आ जाए। अब वही चीज जो मैंने बताई थी, 80% ऑफ द इनवीट एसेट्स इन कहां लगाएंगे, इनकम जनरेटिंग एसेट्स फॉर लिस्टेड इनवीट्स, मैंने बताया था ना आपको, कहां लगाएंगे, इनकम जनरेटिंग एसेट्स के कंप्लीटेड एंड इनकम जनरेटेड, जो मैंने आपको बताया था फॉर लिस्टेड इनवीट्स। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड की बात करें तो कहां लगाया था, एलिजिबल, बताया था ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ बताया था, ऑफर साइज कितना होना चाहिए, 250 करोड़, दोनों के लिए है, होल्डिंग पीरियड कितना, नन्ना, लेकिन अगर सेल कर देता तो उसके बाद करना होगा, नहीं नहीं वो तो स्पॉन्सर की होल्डिंग के लिए था, सेल करना तो उसके बाद करना होगा। यहां ना चेंज कर लेना, या 50% कर लेना, कुछ मेरी मिस्टेक है, इंटेंशनली नहीं लिखा गया था, 50% ये ज्यादा एसपीवी के अंदर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, 20% जो रह जाएगा, ये तो था वर्ड एटलीस्ट, ये 20% या मैक्सिमम 20%, यहां क्या है मैक्सिमम, ये क्या है मिनिमम, 20% जो रिमेनिंग रह जाएगा, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक लिस्टेड इनवीट है, तो उस वाले में क्या होगा, वो पैसा हम अंडर कंस्ट्रक्शन में भी लगा सकते हैं 10% तक, ठीक है, ओनली फॉर लिस्टेड पब्लिक इनवीट, ये किसके लिए, बोथ, सबके लिए, अनलिस्टेड है, प्राइवेटली प्लेस्ड है, सबके लिए, ये 3 वे में जो रिमेनिंग 20% है। क्लियर, आगे बढ़ू, पक्का पक्का। एसपीवी टू इन्वेस्ट, एसपीवी टू इनवीट कितना होना चाहिए, 90% दे देगी अपना ऑफ द एनडीए एनडीसीएफ, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का, इन प्रोपोर्शन टू होल्डिंग जितने भी। एक कॉन्सेप्ट लेकिन ऐसा आएगा, अगर यहां ना होल्डको वाला नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने इसमें नहीं डाला, अगर एसपीवी को किसको देना हो, होल्डको को, और होल्डको को किसको देना हो, ये देगा किसका, अपना 100%, ये देगा अपना
एसपी तो अपना 90% देगा ना, अपने जनरल एक्सपेंसेस के लिए बचा के रखेगा, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए। और जितना भी उसने एक हाथ से लिया, यानी उसका तो 100% हुआ ना होल्डको का, जितना भी उसको रिसीव हुआ उतना का उतना इनविट को दे देगा। इनविट आगे क्या करेगी? 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। समझ में आ रहा है? इनविट टू यूनिट होल्डर्स कितना? इनविट डायरेक्टली अपने में से 90%। इनविट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? अभी तो बताया था आप लोगों को। हाफ ईयरली अगर वो पब्लिकली ऑफर्ड इनविट है, एनुअली फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड इनविट्स लिस्टेड या बोथ। क्लियर ना? मैंने पीछे बता के सब चीज मैंने यहां भी दे दी और वहां पे भी समझा दी थी। एनडीएफसी कैसे कैलकुलेट होगा, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट स्टिल फिर भी सेबी ने कैलकुलेशन दिया था इसका मेथोडोलॉजी, तो मैंने डाल दिया। सम ऑफ पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन प्लस अदर नॉन कैश इक्विवेलेंट, कोई भी एक्सपेंसेस है हमारे तो वो कर लो, यानी डेफर्ड पेमेंट अगर भी हुआ नहीं हमारा, माइनस लायबिलिटी टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट्स या डिबेंचर, लायबिलिटी है ना। ये इनवीट की बोरिंग का मैंने पहले भी दिखाया था, अब फिर से दिखा दिया है। 6 साल डिस्ट्रीब्यूशन का लगातार एटलीस्ट 6 डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स अगर वो पब्लिक है तो 3 इयर्स, और अगर वो प्राइवेट थी तो 6 इयर्स, है ना। लिस्टेड इनवीट इज एलिजिबल टू रेज ओनली। तो प्राइवेट थी कौन सी? जो लिस्टेड थी। अनलिस्टेड के लिए कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो जो लिस्टेड थी प्राइवेट। रेज बोरिंग अप टू 70% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इनविट एसेट। तो वो सेम है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ट्रिपल ए सिक्योरिटीज, और जितना भी आया है वो सारा का सारा हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाना होगा। ठीक। मिनिमम इन्वेस्टर्स 20 अदर देन स्पॉन्सर, लेकिन ये ध्यान से स्पॉन्सर वगैरह को काउंट नहीं करेंगे मिनिमम इन्वेस्टर। यहां कितने? 5। यहां ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, 2 भी होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी का सेकंड पार्ट आएगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सबने आईसीडीआर में सुना होगा। प्रेफरेंशियल इशू अगर आया है तो वहां 2 भी हो सकते हैं। वहां कंफ्यूज मत होना इस प्राइवेट प्लेसमेंट में और उसमें। कुछ जगह मेरे को सुनने में ये मिला कि उसको ये बोलता है अफाइनेंशियल ईयर होगा तो वहां 2 इयर्स है, अदरवाइज अगर बाद में देखना तो 5 है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि दोस्त अगर प्रेफरेंशियल इशू, और प्रेफरेंशियल इशू के लिए भी सेबी ने गाइडलाइंस दी थी, मैंने बुक के अंदर इंसर्ट भी की थी सेबी गाइडलाइंस, आई गेस 26 अगस्त, ये जुलाई होगा 2018। उसके बाद एक सेबी ने गाइडलाइन दी, अगर कोई भी प्रेफरेंशियल इशू करना चाहता है तो वो ओनली एंड ओनली लिस्टेड इनवीट ही करेगी। जिसने पहले पब्लिक इशू में किया था, वट एवर द केस में भी, अगर लिस्टेड इनवीट प्रेफरेंशियल इशू करना चाहते है तो कर सकती है। उसको अपनी सिक्योरिटीज को मैंडेटरी लिस्ट करवाना पड़ेगा, उस केस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 1000। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सबने पढ़ा सेक्शन 22। देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं प्रेफरेंशियल इशू वर्सेस प्राइवेट प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होगा। मतलब कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सेक्शन 42 डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट को, और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी डील करता है प्रेफरेंशियल। तो वहां भी जाके पढ़ लो, वहां भी जाने के बाद ये डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे भी ये डिफरेंस बताया गया है कि दोनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, प्रेफरेंशियल इशू में, बट कुछ स्पेसिफिकेशन भी है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो आप आईसीडीआर में पढ़ोगे मेरे साथ। ठीक है ना। 5 और 5 ही रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। और मैक्सिमम कितने? 1000। यहां मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, पर इनविट डिस्क्रिप्शन अनलिस्टेड है तो ठीक है, अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन है, वहां मिनिमम कुछ नहीं है। लेकिन 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 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो हमारे सिलेबस के लिए अब तक इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीएसआई ने नहीं डाला, बट अगर फ्यूचर में डाल दिया तो उस टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कितने मैक्सिमम? कितने? 20। मिनिमम कितने भी कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, अगर वो अनलिस्टेड है तो। अगर वो लिस्टेड है तो कितने मैक्सिमम, अनलिस्टेड है तो कितने मैक्सिमम? 20, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी? 1 लाख बताई थी ना। यहां कितनी? 20 करोड़ इफ 80% इन्वेस्टमेंट इन इनकम जनरेटिंग एसेट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके, पहले आप ये पढ़ो 1 करोड़, लेकिन अगर 80% हमने कहां लगाई थी? कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग सिक्योरिटी पे। कितना बढ़ गया था? 25 करोड़ बताया था ना। और यहां कितना? 1 करोड़। यहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर आप चाहो तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डाल लो, मतलब, और चाहो तो मत डालो। अच्छा एक चीज और, यहां इश्यू होगा किसके थ्रू होगा? प्लेसमेंट मेमोरेंडम। यहां होगा किसके थ्रू होगा? प्लेसमेंट मेमोरेंडम, पीएम, प्लेसमेंट मेमोरेंडम। और यहां किसके थ्रू होगा? ऑफर डॉक्यूमेंट।
है ना। तो ये डिफरेंस है थोड़ा ऑफर डॉक्यूमेंट का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी 25% ऑफ यूनिट बेस। तो मैक्सिमम पब्लिक कितना लगा सकता है, बस 25% लगा सकती है मैक्सिमम, नहीं सॉरी एक इंडिविजुअल। ये भी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, पहले इसको कहीं पे साथ में डाला हुआ था 5 के साथ ही, और अब उसको कट करके सैबी ने अब लेटेस्ट उसको 16 जून 2020 वाले दिन इसको हटा के इसको अलग से सब रेवोल्यूशन बना दी, इसकी ऐसा सब क्लोज बना दिया अलग से। जब आएगी लैंग्वेज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से कट होके कहीं और जा चुका है। यहां कितनी सेम, तो ये दोनों सेम है, या तो पब्लिक ये इसमें करे, इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अदर देन स्पॉन्सर वगैरह की बात करेंगे, अदर देन वो कोई भी इंडिविजुअल अदर देन स्पॉन्सर, उसके रिलेटिव उसके एसोसिएट को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या नहीं कर सकता, 25% से ज्यादा 1% नहीं लगा सकता। ठीक है, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने खुद के रूल होंगे। लीवरेज 70% बता दो दी, 70%। यहां ट्रस्ट डीड में बता दो कितनी कर, प्रिस्क्राइब कर दो ट्रस्ट डीड में, यानी ज्यादा भी कर सकता है कम भी, एक घर की खेती है तो कर सकते हैं इसमें। बट एक बात याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट और आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार अगर आपने अपनी इनवीट यूनिट्स को अगर लिस्ट करवा लिया तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेंगे, लिस्टेड। उसके बाद आप अनलिस्टेड नहीं इश्यू कर सकते हो। अगर आपने अनलिस्टेड किया तो उसको भी रीड को लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरी बात, तो ये वाली बात ध्यान रखना। अगर आप यहां, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ही कब, जब आप नॉट रिकॉग्नाइज्ड होगे, जब आप एलिजिबल ही नहीं होगे किस चीज के लिए, लिस्ट करवाने के लिए, तो जब ये कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपने पहले एक बार यहां लिस्ट करवा लिया, यहां लिस्ट करवा लिया, उसके बाद आप अनलिस्टेड नहीं इशू कर सकते, आएगा एक कॉन्सेप्ट अनलिस्टेड का। वो कब आएगा, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, और वो ई ए क्लोज ई एक रेगुलेशन सब रेगुलेशन आएगी सब क्लोज, देन उसके अंदर बताया गया कि कोई भी प्राइवेटली प्लेस्ड इनवीट थी प्लस वो लिस्टेड थी, अब वो अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाह रही है कहां, नॉन प्राइवेटली मतलब प्राइवेटली प्लेस्ड अनलिस्टेड इनवीट में करवा सकती है। उसको 90% ऑफ द यूनिट होल्डर्स इन वैल्यू अप्रूवल लेनी पड़ेगी एज पर रेगुलेशन 22 सब रेगुलेशन 5C। नया इंसर्शन आईसीएसए का मॉड्यूल में आपको देखने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, एक न्यू इंसर्शन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, मेरी बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो लेटेस्ट बुक है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर मेरी ई बुक लेक्चर के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से देख के नोट कर लेना है, साइड पे जाकर करते, ठीक है ना, पक्का, ठीक है। ट्रेडिंग लॉट 100 यूनिट, और यहां क्या है, इसको 1 करोड़ बोल सकते हैं ना, लेकिन 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 वो सेम क्राइटेरिया यहां भी है 2 करोड़ वाला, वो इन्होंने यहां लिखना मैं भूल गया थोड़ा सा। अगर हमने 80% कहां लगाया, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड एसेट्स में लगाया, तो कितना 2 करोड़ हो जाएगा। यहां 25 करोड़ नहीं होगा, लेकिन ये सेम है, ठीक है, इनमें डिफरेंस, यहां एप्लीकेबल ही नहीं है वाला क्राइटेरिया, आप चाहो तो लिख लो। एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है, मैंने बताया था आपको, यहाँ QIBs भी हो सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिली ट्रस्ट भी, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज भी, या फिर एक आपने सुना होगा NBFC, सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट NBFCs, लेकिन वो सारे जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होगी, एलिजिबल इन्वेस्टर्स वही होंगे। नॉर्मल यूनिट होल्डर्स भी होंगे, बट उनके अलग अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो 75%, हमने बोला ना 25 वाले, ये मैं बोलूँ तो 75 वालों में कौन कौन आएंगे, ये वाले लोग हैं, यही है। यहां तो सारे 75 वाले आएंगे, यहां तो ये आएंगे नहीं, यूनिट होल्डर नॉर्मल लोग प्राइवेटली प्लेस्ड वाले में, और उनके नाम से जाएगा कौन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी सेम है, हाफ ईयरली और एनुअल, ये दोनों में है, ये मैंडेटरी है दोनों में, आप अपने में कुछ अलग से नहीं लिख सकते, ये बोला गया कि एनुअली आप करोगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हाफ ईयरली और एनुअली 2 बार, क्योंकि 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने वहां भी बताया था रेट में, यहां भी बता रहा हूं, जितनी बार भी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी बार ही वैल्यूएशन होगा। ऑल्दो पहली बार एक बार वैल्यूएशन करवाते थे वहां, एक बार अपडेशन होता था, यहां बोला हाफ ईयरली भी वैल्यूएशन होगा और एनुअली भी वैल्यूएशन होगा, और 15 दिन के अंदर एनएवी काउंट करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है, एनएवी काउंट करके उसको 15 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देते। ऐसे यहां एनुअली होगा, क्योंकि एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिनिमम पब्लिक ऑफर 25% इफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल इज, वो सेम है। अगर इन 2 पॉइंट में फॉलो करेंगे तो 3 साल का टाइम, यहां एप्लीकेबल ही नहीं है, इन दोनों में एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। तो यानी हम अगर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर रहे हैं तो भी आपको 25% इनको देना पड़ेगा। मैं यहां थोड़ा सा गलत था, तो इस वाले केस में भी 25% वाली जब बात है तो ये वो वाली बात हो रही है। तो मैंने एक जगह और आपको कट करवाया था, तो उसको मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं अपने आप, ये वाला, ये ठीक है, आप गलत नहीं हो, डन।
ये करते रहना, मतलब जब हमारा रेगुलेशन 22 करेंगे उससे पहले समझ में नहीं आएगा ये, जब हम करेंगे चेंज इन रूल तो रेगुलेशन 22 जब आएगा, जब ये पिक्चर में, ये अलग है। डिस्क्लोजर्स वाली रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, बट ऑल दो मैंने वहाँ भी बताया था रीट में सेम है ये, 5% से ज़्यादा अगर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बोरोइंग अगर वहाँ कितनी थी 5% से ज़्यादा, यहाँ कितनी है, तो यहाँ स्लैब 5% वाली नहीं बनेगी, यहाँ स्लैब हमारी बनेगी 15% से ज़्यादा और अप टू 25% तक, 25% से ज़्यादा अप टू 49% तक, 49% से ज़्यादा अप टू, ठीक है ना। फ्रेश इश्यू ऑफ यूनिट्स करनी है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, चेंज इन क्रेडिट रेटिंग हुई तो डिस्क्लोजर, मेटेरियल लीगल प्रोसीडिंग्स चली हैं, नोटिस या यूनिट होल्डर्स की मीटिंग हुई है, नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं या कोई भी अदर मैटर्स, तो इनके इसमें डिस्क्लोजर्स देना होगा, ठीक है ना। डिस्क्लोजर वाली रेगुलेशन मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही कौन सी रेगुलेशन नंबर है, ऑल्दो पार्ट का सिलेबस नहीं है, ये दोनों मैं आपको कराऊंगा जब मैं रेगुलेशन 22 का, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ते रहना, मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ डालनी है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज इसमें इंसर्ट कर दिया, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी डाल के भेज दो। ये एक बार ये देख लेते हैं कि हाउ मेनी इनवीट्स एज ऑफ नाउ, अगर हम बात करें कि आज के दिन, बेसिकली अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ फैब, तो कितनी अब तक इनवीट हमारे पब्लिक डोमेन में है, ऑल्दो अप्लाई कर रखा है बहुत सारों ने और बहुत जल्दी अप्लाई वो होने वाली हैं, बट कितनी हमारे अब तक हैं 1 to 6। देखो इंडिविजुअली नेम में आपको इसमें पढ़ के नहीं बता रहा हूं, इन्होंने तो अपना आई गेस ये भी कर रखा है आईपीओ, आईआरबी इनवीट इन्होंने भी कर रखा है, आईआरबी इनवीट फंड ने किया था 14, तो कितनी है 14, इनमें से एक तो भी नए बच्चा है जो मैंने आपको बोला अभी, डन ना, डन। तो महाराष्ट्र में हुई है तकरीबन सारी, और हरियाणा में भी, गुड़गांव में, और गुड गुड, और ये दो हमारे क्या आए हैं अभी तक आईपीओ है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और आईआरबी इनवीट फंड्स, 5 मई वाले दिन, 19 मई वाले दिन, वाह आसपास ही थे सारे, गुड। और ये मैंने आपका डाल दिया एक छोटा सा, ऑल्दो आईसीएसआई ने अभी इसको नहीं इंसर्ट किया और कर दिया, तो आप ऑलरेडी पैनिक लेने वाली बात नहीं, आपने सबने अपडेटेड पढ़ा होगा आईसीएस, आपके जून अटेम्प्ट से ज्यादा मैं बोल रहा हूं आज आपने अपडेटेड पढ़ लिया, जितना जून अटेम्प्ट में आना भी नहीं होगा ना उससे ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा। फिर सर कुछ ऐसा प्रोविजन जो जून अटेम्प्ट में आपने बता दिया और वो नहीं आना और हम लिख आए, मैं ऐसा जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, उसमें मैंने डेट भी मेंशन कर रखा है कि कब तक, 31 दिसंबर तक की अमेंडमेंट आपके सिलेबस में आएगी। और तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कितनी इनवीट है इंडिया में, क्योंकि 99% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कितनी इनवीट है, कोई 1-2% को ही पता होगा जो मेरे से पढ़े होंगे, ठीक है, और जो पढ़े हैं उनमें से भी 90% भूल जाएंगे क्योंकि फालतू बातें हैं, ठीक है। तो अमेंड कर लेना अपनी बुक में, पहले 9 लिखा था, उसके बाद एडिशन में 13 लिखा था, लेटेस्ट एडिशन में 14 लिखा होगा, ठीक है। न्यू फ्रेमवर्क आया रेगुलेशन 6 से, और ये की रिलैक्सेशन क्या दी इसमें, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिवरेजेस की रिलैक्सेशन दे दी, अब 70% हो सकता है, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद 100, अब यहाँ 20 मैक्सिमम, डिस्क्रिशन है, मिनिमम नंबर्स कितने रखने हैं, 5 रखना होगा, अदर देन स्पॉन्सर वगैरह के अलावा 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ मिनिमम, यहाँ मिनिमम 25 करोड़, अगर हमारा वो प्रोजेक्ट है वो सेम है, मतलब लिस्टेड वाले के लिए 1 करोड़ और 25 करोड़ 80% वाला, ट्रेडिंग लॉट वगैरह वाला है, लिवरेज वाला है ना। चलो मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए काफी हो चुका है, और इससे ज्यादा जब रेगुलेशन, जब हम डेफिनेशन पार्ट करेंगे, जैसे इनवीट के रीड के लिए भी मैंने अलग से क्लास डेफिनेशन की रखी थी, ऐसे ही मैं इनवीट की डेफिनेशन के लिए भी स्मॉल और बिग वट एवर द केस में भी फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वाली क्लास में आपकी लूंगा, एंड देन फाइनली मैं बोल सकता हूं इनवीट और रीड का मैं एक कंबाइंड टेस्ट आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट उम्मीद है उससे पहले आप ये सारा पढ़ के बैठोगे और सारा पोज करके और सारा नोट डाउन कर लोगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आपके लिए टोटली यूजलेस होगी, आपको सब कुछ आएगा और ऊपर से जाएगा, तो ये आपको पढ़ के बैठना होगा। और कोई भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है, तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे 9996065006 नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, अगर कोई ज्यादा मेजर डाउट होगा जो वह
टेक्स्ट में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा देन कॉल करोगे आप। और टाइमिंग्स मॉर्निंग नहीं, तो उस टाइम तो मैं खुद ही नहीं उठता, 8 to 9 PM, ठीक है ना। तो ये टाइम होगा। और कोई आउटसाइडर भी इसमें कर सकता है, मतलब जो मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा यूट्यूब पे या वट एवर, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल में कोई आउटसाइडर भी अगर चाहे तो इस टाइम के बीच में मेरे से कोई भी गाइडेंस या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा है, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।